बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर मैट्रिसेस का हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आपको ये चैप्टर 3 10th क्लास में दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स अभी हमें नहीं दिया गया इस एक्सरसाइज में, वो बाद में दिया जाएगा। तो मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट किया है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब ये सिर्फ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ये स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है। अब आपको मैट्रिक्स जो है वो दिया किस तरह जाता है। ऐसा होता है कि कुछ रोज में दिए जाते हैं, कुछ कॉलम में दिए जाते हैं, कुछ स्क्वायर की फॉर्म में दिए जाते हैं, कुछ रेक्टेंगल की फॉर्म में। सारी टाइप्स हम सेपरेट पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल हमने सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे ये देखें, यहाँ पे ये कॉलम में दिया गया है। इस तरह ये देखें, ये स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया है, ये एक रोज की फॉर्म में दिया गया है, ये रो मैट्रिक्स है, ये जीरो है। एक भी नंबर जो है वो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो नंबर है ना, वो अगर ब्रैकेट्स में दे दिया जाए तो इसका मतलब है ये भी मैट्रिक्स ही है। और याद रहे, मैट्रिक्स हमेशा इन ब्रैकेट्स में होता है। बड़ी वाली ब्रैकेट्स होती हैं, आपको पता है, सबसे पहले बिग ब्रैकेट और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट आती है। तो ये वाली जो लार्ज ब्रैकेट होती है ये मैट्रिक्स के लिए एक्चुअली यूज होती है। फिर हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स आता है और यूनिट मैट्रिक्स आता है। ये दोनों मैट्रिक्स इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी से उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी वहाँ पे लिखी है, आप याद कर सकते हैं। और फिर मॉडल मैट्रिक्स जो है उसके बीच में से, मॉडल से मुराद है कि मैट्रिक्स का पूरा की पूरा मॉडल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे निकाली गई हैं और कैसे कैसे नाम दिए गए हैं हर चीज़ को। तो देखें, सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स है ना, उसको कोई ना कोई नाम भी दिया जाएगा। ए बी सी डी कोई भी नाम दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्यू लिखा है जो कि आपकी बुक में मेंशन है। क्यू जो है वो एक्चुअली उस मैट्रिक्स का नाम है। ये मैट्रिक्स है ना, इसका कोई ना कोई नाम होगा और उस नाम को हम कहेंगे ये मैट्रिक्स का नेम है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रोज और कॉलम्स का बताया है। तो ये जो सारी हैं, आपने याद कैसे रखना है रोज और कॉलम्स को। जो हॉरिजॉन्टल में होगा, जो ऐसे लेटा हुआ होगा, ठीक है, इस तरह आप याद रख लें, वो रोज होंगी। और जो आपके पास ऐसे खड़ी हुई होंगी, यानी कि जो वर्टिकल की फॉर्म में होंगी, वो क्या होंगी, वो कॉलम होंगी। उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये चार चीज़ें आपने याद कर लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट, रोज, कॉलम्स, मैट्रिक्स नेम। ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, ये मैंने इसको खुद नाम दिया है एक ट्रिक बताने के लिए आपको, कि आप हॉरिजॉन्टल से याद रख लें ये रोज है, और कॉलम से जो है वो वर्टिकल से याद रख लें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने खुद इसमें ऐड की हैं, आपने ये मेंशन कर लेनी है अपनी बुक पे। आप बुक से पढ़ रहे हैं, बुक आपके पास है, आप वहाँ से देख लें और उधर मेंशन कर लें। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स को कहा जाता है, एक मैट्रिक्स को। अब देखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है यूनिट मैट्रिक्स की। अगर आपके पास I1 है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर 1 लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, ये क्या है, ये I1 है, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आपको ये वाली फॉर्म दी जाएगी 1 1 1 और बाकी सारे जीरो दी जाएंगे, ये जो डायगोनल है इसका, ये सारा 1 से कंप्लीट होगा, बाकी सारी जो जगह रह जाएंगी वहाँ पे आपने जीरो अगर लगाया है तो उसका मतलब है ये क्या है, ये I2 है, ठीक है, ये I2 है। और अगर आपके पास सिर्फ एक 1 मैट्रिक्स के अंदर दिया जाएगा तो वो क्या होगा, I1 होगा। तो ये कुछ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, वहाँ पे फिर मैं आपको उसकी टाइप्स भी थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लियर करवा दूंगी। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो हमने चीज़ें क्लियर की हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इसलिए मैंने उसका कॉन्सेप्ट पहले दिया है।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि राइट द नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रोज का मैंने आपको बता दिया था, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में जो होंगी वो रोज होंगी और जो कॉलम है वो वर्टिकल की फॉर्म से होंगे। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है, ऑर्डर के नीचे मैंने क्या लिखा है, साइज। ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स का साइज। किसी भी चीज़ को आपने देखें मैयर करना होता है, उसकी किस चीज़ को मैयर करते हैं आप, उसके साइज को मैयर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स जो हैं दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका भी हमने साइज फाइंड करना है। और वो साइज किस तरह फाइंड किया जाता है, वो रोज और कॉलम्स के थ्रू ही फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है 1+2। याद रहे ये 1+2 है, ये सेपरेट नहीं है। ये जो एडिशन के आपने देखने हैं, ऐड और मल्टीप्लिकेशन और ये जो आपको सब्ट्रैक्शन दिए जाएंगे वो सारे के सारे उसके साथ जुड़े हुए होंगे। और अगर आपके पास उन दो नंबर्स में डिस्टेंस आ जाएगा, कोई भी साइन नहीं होगा, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पे मैट्रिक्स की डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों के अंदर डिस्टेंस है ना, इसका मतलब है ये दोनों सेपरेट नंबर्स हैं। और ये जो हैं ये सेपरेट नहीं है क्योंकि इसके बीच में क्या है, साइन डला हुआ है, और वो साइन कौन सा है, प्लस का। इसका मतलब है सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है कि 1+2 इज इक्वल टू 3 एंड 4+5 इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये है 3 और 4+5 इज इक्वल टू 9। अब आपने इसके जो है ना रोज और कॉलम्स के बारे में बताना है। नंबर ऑफ रोज इसके कितने हैं, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल में होंगे। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, ये है, इसकी एक ही रो है। यहाँ पे कोई और रो नजर आ रही है नीचे या ऊपर, नहीं, तो इसका मतलब है ये एक ही रो है इसकी। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम्स देखें ऐसे ऐसे करके लाइन्स में, वर्टिकल में, तो ये एक आ गई और ये दूसरी आ गई। इसका मतलब है इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि उसका साइज किस तरह फाइंड किया जाता है, मैंने आपको बताया रोज और कॉलम से ही फाइंड किया जाता है। आपने देखना है कि कितने, यहाँ पे देखें मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है 1 है, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। और इसको लिखा किस तरह जाता है, ऐसे डैशेस बीच में लगा दी जाती है। ठीक है, ये इसका एक मेथड है लिखने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट 3 जो इसके पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताते चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। यह आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। हमारा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, आपने लाजमी जल्दी जल्दी पूरा करना है। तो सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, A+S 0 0 D+S। अब देखें ये हम ऐड नहीं कर सकते, ये नंबर्स नहीं हैं जिनको हम ऐड कर लें, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ये सेपरेट एक नंबर है, ये एक सेपरेट नंबर है, ये सेपरेट नंबर है, ये सेपरेट नंबर है, और इसके अंदर एक पूरे मैट्रिक्स के अंदर 4 नंबर्स हैं। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये स्क्वायर की फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर 4 नंबर्स हैं। तो ये देखें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो ये आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, 2 बाय एंड 2, बीच में क्या कर देंगे, ऐसे लाइंस लगा देंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। याद रहे कि जब भी आपने देखना है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं तो उसमें ये लाइन नहीं होनी चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने नंबर्स देखने हैं तो वो सेपरेट होने चाहिए। ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, ये 2 नंबर्स नहीं है, ये एक नंबर है, इसमें डिवाइड का साइन है, इस वजह से इसको एक नंबर कंसिडर किया जा रहा है। जैसे आपको मैट्रिक्स में एक नंबर दिया गया है, ये 1 है, जिस तरह ये 1 है इसी तरह ये 5/7 है, इसके आगे पीछे कोई रो कॉलम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज जो है यानी कि नंबर ऑफ रो एक है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, तो ये आ जाएगा 1। अब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेना है 1/1।
तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट करते हैं। 4 + 2 × 1 + 5 सबके पास साइंस हैं। कोई ऐसा है जिसमें डिस्टेंस हो? नहीं। जब डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में दूसरा नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 ही नंबर आएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब है क्यों? क्योंकि इसमें सारे के बीच में साइंस हैं। तो 4 + 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है डिमास से ये रिप्रेजेंट होता है कि हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 1 टाइम 2 +5 एंड +4। 4 + 5 = 9, 9 + 2 = 11। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? 11। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज, जैसे हमने यहाँ पे 1 नंबर के निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो ये हो गया 1/1। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। दो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि बताएं दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो आपने सबसे पहले एक जो है वो सॉल्व हुआ है और एक आपने सॉल्व करना है। ये देखें ये सॉल्व है ना, इसको आगे पीछे कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले को आप सॉल्व करें, इसको एज इट इज लिख दें 1001। इसको करें स्क्वायर रूट 25 में से स्क्वायर रूट 25 को निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा? 0, कुछ भी नहीं। स्क्वायर रूट 25 को डिवाइड करें 25 के साथ, 5 के साथ। स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, क्या आंसर आएगा? 1। स्क्वायर रूट 16 किसका इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, क्या आंसर आएगा? 1। 16 माइनस 16, 16 में से 16 निकाल देंगे, 0 बच जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये दो आंसर आए हैं आपके। इन दो आंसर से हमें पता लगा कि हमारे ये जो मैट्रिक्स की शेप है वो तो सेम है, लेकिन जो इसके अंदर नंबर्स हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट है ना? डिफरेंट कैसे हैं? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी तो 0 0 और 1 1 ही है। नहीं, इसकी सीक्वेंस गलत है। ये देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो इक्वल नहीं है। और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ये ए है और इसको कंसिडर कर लेते हैं ये बी है, और इसके थ्रू हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं इक्वल हैं? क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरिस्पॉन्डिंग से मुराद है इन दोनों के दोनों के एक दूसरे के, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। इस वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और इस तरह हमें पता लगा कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। और पहला पार्ट जो है वो उस मैट्रिक्स में, ये जो हमें कहा गया है कि चेक करें, उसमें से नॉट इक्वल में आता है। अब सेकंड वाला जो बी पार्ट है, इसमें देखें 1 2 एंड 3 ये इस तरह है, ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 और 3 इन तीनों के बीच में डिस्टेंस है 1 + 2 + 3, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। अब देखें ये हमारे पास दो नंबर्स आए हैं जिसमें से हमें कहा गया है कि दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। एक तो एलिमेंट्स देखने थे ना, जैसे पहले देखा था एलिमेंट्स के बारे में कि वो एलिमेंट्स ही डिफरेंट थे। और दूसरी चीज़ होती है ऑर्डर। जैसे हमने पहले ऑर्डर के बारे में सारा पढ़ लिया है कि ऑर्डर किस तरह देखा जाता है। ऑर्डर किस तरह देखा जाता है? रोज और कॉलम से देखा जाता है। अब हमने एक दो इसमें पार्ट्स ऐसे भी किए थे जिनके रोज और कॉलम्स बिल्कुल सेम थे, ठीक है। अब जब वो सेम होते हैं तो उसका मतलब होता है जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। अगर आपके जो रोज और कॉलम्स है ना, तो उसका मतलब है कि वो जो ऑर्डर है वो इक्वल है। लेकिन जब आपके पास मैट्रिसेस में दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट हों, डिफरेंट रोज और कॉलम्स रखते हों, तो उनका ऑर्डर क्या होता है? इक्वल नहीं होता। तो इसके लिए आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस,
कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है। इस वजह से ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है ऑर्डर की वजह से। सबसे पहले वैसे भी आपने ऑर्डर देखना होता है, और अगर ऑर्डर सेम है तो फिर आप एलिमेंट्स को देखें वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजनल आपके लिए हो सकता है। इसमें 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसमें डिवाइड का साइन हो गया, इसका मतलब है ये सिर्फ एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ऑर्डर ऑफ ए, जो पहला ए है, इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है सॉरी, वो क्या है 1 बाय 1। 1 बाय 1 कैसे है, ना इसके पास कोई और रो है ना कोई और कॉलम है, ये एक ही खुद में ही रो है, खुद में ही कॉलम है, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 हो गया। अब इसका देखें, इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो वो तो 2 है, हमने 2 लिखा, सबसे पहले रोज लिखी जाती है ना, फिर उसके बाद कॉलम देखा तो वो है 1। अब देखें इसका भी ऑर्डर का ही इशू है। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल, नहीं है इक्वल, इस वजह से इन मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कहा जा सकता, मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। यहाँ पे भी ये जो सेकंड पार्ट है बी वाला, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ठीक है। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इसमें एक ही हमारे पास रो है, 1 बाय कॉलम कितने हैं 3, और इसमें ऑर्डर ऑफ 3 में 1 बाय 1 है, और इस तरह इसका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से हमने कहा था ये इक्वल नहीं है। और थर्ड वाले में भी हमने बोला सी वाले पार्ट में कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके भी ऑर्डर में डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 माइनस 0। 1 में 0 प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा 1, 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे 0 आंसर आएगा, 1 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 25 डिवाइडेड बाय 25 क्या आएगा 1, इसका आंसर आ गया 1। मजीद सॉल्व करते हैं, ये देखें 5 5 टाइम 25, 25 डिवाइड बाई 25 किसके इक्वल होगा 1 के, 3 0 टाइम 0 और 7 1 टाइम 7। अब देखें 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे ये इसका आंसर जो है वो 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 है, इस वजह से इसका आंसर 0 होगा। 2 माइनस 17 प्लस 15, आपने सबसे पहले 17 में से 2 निकाले तो 15 आ गए, 15 माइनस 15 आए थे, माइनस 15 प्लस 15 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 17 मल्टीप्लाई 1 17 से 1 17 17 1 17, आंसर क्या आएगा 1। तो आपके पास आंसर आया 1 0 0 1। अब देखें क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यस ऑर्डर तो सेम है। क्या ऑर्डर है इसका 2 बाई 2 एंड 2 बाई 2, 2 बाई 2 ही है ना दोनों का, इसका भी 2 बाई 2 है। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने किस तरह रोज और कॉलम्स को सेपरेट करना है, 2 बाई 2 और 2 बाई 2 है। अब दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी ऑर्डर, दूसरी चीज क्या थी, आपने एलिमेंट्स को देखना है कि क्या वो डिफरेंट तो नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब है ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों के, वो सेम होने की वजह से ये जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ऑर्डर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, सो बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो ए इज इक्वल टू बी। आप ए बी को कंसिडर कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक दफ़ा कंप्लीट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका मतलब है हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। हैदर, हसन एंड अहमद, इन तीनों नाम के स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताएंगे आई एम अहमद, आई एम हसन एंड आई एम हैदर।
स्कोर 7 पॉइंट्स, उन्होंने 7 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। अब आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिवली से मुराद है पहला वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का, तीसरा वाला तीसरे वाले का सीक्वेंस चल रही है। यानी कि हैदर ने 7 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, हसन ने 11 पॉइंट्स स्कोर किए हैं एंड 10 पॉइंट्स जो हैं वो अहमद ने स्कोर किए हैं। इन मैथमेटिकल क्विज, मैथ्स का क्विज था उनका, छोटा सा टेस्ट था जिसमें से उनके ये वाले नंबर्स आए हैं। डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब मैंने आपको पहले बताया था रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो हमने सबसे पहले रो मैट्रिक्स में इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कराना है। तो सबसे पहले रोज में लिख लेते हैं। रोज में ये कैसे आएगा, आपको पता है रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो रो इज इक्वल टू आर, ठीक है, मैं आर लिख रही हूँ। आर इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल में लिख लेती हूँ, थोड़ा सा लंबा बना देती हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो है ना थोड़ी सी लंबी लाइन चाहिए होती है। ये हैदर आ गया, अब आ गया हसन और अब आ गया अहमद, ठीक है। ये है हमारे पास रो। अब इस रो को आप लिख भी लें आंसर। पहले हैदर ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, 7, और हसन ने 11 और अहमद ने 10। तो ये आ जाएगा 7, 11 और 10। ये तो आगे हमारे पास रो। अब करते हैं कॉलम को। कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू, इसको हमने एक लंबी सी ऐसे करके लाइन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हैदर, फिर हसन और फिर अहमद। तो हमने इसको लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह लाइन लगा के इसी तरह का मैट्रिक्स बनाना है और फिर उसके अंदर लिख लेना है 7, 11 और 10, जो जो नंबर्स उन्होंने लिए थे। तो ये इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट कराना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसको रिप्रेजेंट कराना होता है। रोज और कॉलम की आपको पहचान होनी चाहिए, वो आपने भूलना नहीं है किस तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने रोज कॉलम्स को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक और कंसेप्ट लेंगे, और वो कंसेप्ट कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिखी हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि रो किस तरह होती है, मैट्रिक्स किस तरह होती है, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन के थ्रू भी आपने याद करना है। आपकी बुक में भी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, मैंने उनके छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको समझाना है, मैंने वो ले लिए हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स है, उसके लिए है ओनली वन रो। उसकी रो क्या होगी, सिर्फ एक रो होगी। अब वो रो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो रो ऐसे भी हो सकती है, रो में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और 3 है, इनका डिफरेंस है, उसमें 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें 3 नंबर्स को ऐड भी किया जा सकता है, उसमें 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो जो नंबर्स हैं वो 3, 4 भी हो सकते हैं, 2 और मोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो रो हॉरिजेंटल की फॉर्म में होंगे। बाकी उसके अंदर क्या आता है, कितने नंबर्स आते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या होगा कि उसकी रो 1 होगी। सेकंड वन जो है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ओनली वन कॉलम। जिस तरह पहली वाले में सिर्फ एक रो थी, इसी तरह इस वाले में सिर्फ एक कॉलम होगा, और वो कॉलम किस तरह होगा, वर्टिकल फॉर्म में होगा। अब इसमें भी ऐसे ही हो सकता है, इसके अंदर 2 नंबर्स आ सकते हैं, इसके अंदर एडिशन हो सकती है, इसके अंदर डिवीजन की फॉर्म में भी आ सकती है, इसके अंदर 3 नंबर्स भी आ सकते हैं, 2 और मोर जितने भी नंबर्स हों, लेकिन वर्टिकल की फॉर्म में आने चाहिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होंगे। अनइक्वल से मुराद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि उसके रोज और कॉलम्स 2x2 होंगे, 3x3 होंगे, 4x4 होंगे, नहीं, उसके कॉलम्स 2x3 हो सकते हैं, 4x3 हो सकते हैं, 1x2 हो सकते हैं, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, याद रहे ये मैंने a+ b लिखा है,
A प्लस बी, सी, डी प्लस ई, एफ, जी प्लस एच, आई। अब ये एक ये वाली रो है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। इसका मतलब है 3 इसमें रोज है और 2 इसमें कॉलम्स हैं। इससे मुराद क्या हुआ कि ये 3 और सबसे पहले रोज होती है ना, तो 3/2 ये इस तरह है और इसकी वजह से ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें, ये जो इसका सेकंड वाला है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है ये 2/3 हो गया। इसमें देखें यहाँ पे ये इसमें एक ही कॉलम है और 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है ये भी 2/1 हो गया। तो देखें सारे के सारे अनइक्वल रोज और कॉलम्स हैं। अब इसी के बरक्स ये जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके सारे के सारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, 2/2, 3/3, 4/4, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। नल मैट्रिक्स, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ भी ना होना। ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे जीरो के। अगर आपके पास एक जीरो आ रहा है मैट्रिक्स के अंदर, वो भी नल मैट्रिक्स होगा। अगर 4 आ रहे हैं, 5, जितने मर्जी जीरो आ रहे हैं, अगर सारे के सारे जीरो हैं, उसमें और कोई नंबर नहीं है, तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो डायगोनल है ना, डायगोनल क्या होता है, आपके पास ये वाली जो जगह होती है, ये इसको डायगोनल कहा जाता है, इसको डायगोनल कहा जाता है। तो हर जो एलिमेंट होगा प्राइमरी डायगोनल का, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आपने देखना है कि इस तरह का कौन सा मैट्रिक्स है जिसके साइड्स वाले जो हैं, हम इस साइड वाले, ये दोनों आपके पास सेम हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में, सारे के सारे मैट्रिक्स में ये आपने याद रखना है कि ये जो दो हैं, ये देखें, ये दो सेम है ना, और ये दो सेम हैं। ये स्केलर तो हो सकता है, लेकिन ये एक मिनट, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल लिख लें। ठीक है, ये डायगोनल तो हो सकता है लेकिन ये स्केलर नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों है, क्यों स्केलर नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर में हमें ये कहा गया है कि जो सारे के सारे उसके प्राइमरी डायगोनल्स हैं, वो इक्वल होंगे या फिर नॉन जीरो होंगे। इसके जो ये वाले डायगोनल है, ये जो इसका एलिमेंट्स हैं, ये जीरो जो हैं वो नहीं हो सकते, ये नॉन जीरो होंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना है इसमें। तो इसके बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ मैंने टाइप्स लिखी हैं, ये सारी की सारी, तो आपने ये याद भी कर लेनी है और याद भी रखनी है किस तरह इसके नंबर्स हैं और किस तरह इसकी सीक्वेंस चलती आ रही है। सबसे पहले देखें, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी ये स्टेटमेंट है जिसका ए पार्ट है 5005। अब देखें इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो नंबर्स, ये वाले दो नंबर्स बिल्कुल सेम हैं, ये वाले, और ये क्या है, जीरो हैं। ये वाले दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं और नॉन जीरो डिजिट्स होने की वजह से ये क्या है, ये स्केलर है। ये क्या है, स्केलर है। पहले वाला जो मैंने आपको बताया था कि ये स्केलर नहीं है, उसमें हमने पढ़ा था, ये देखें, जब मैंने आपको बोला कि ये स्केलर नहीं है, इससे मुराद ये था कि ये स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो ये वाले दो नंबर्स हैं, ये 5 हैं। ठीक है, ये वाले दो नंबर्स 5 हैं और ये वाले दो नंबर्स 0 हैं। और इसकी वजह से ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे ना, एक मिनट, ये स्केलर ही आता है, ये ठीक लिखा हुआ था, डायगोनल नहीं, ये स्केलर ही है। अच्छा, ये स्केलर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें, ये वाला स्केलर इसलिए था क्योंकि ये वाले दो डिजिट्स जो हैं वो इसके नॉन जीरो डिजिट्स थे, ये वाले दो डिजिट्स जीरो हैं। तो जब ये वाले दो डिजिट्स नॉन जीरो थे तब ये स्केलर था, लेकिन जब ये दो डिजिट्स जीरो हो गए थे तब ये स्केलर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दो डिजिट्स जो हैं ये इसके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसकी वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको याद रहेगा कि जब भी आपके पास ये दो डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे तो इसका मतलब है ये स्केलर होगा। इसमें देखें, ये डायगोनल है, 3 + 0 = 3 आता है ना, तो ये 3 आ गया। अब ये देखें, इसमें ये वाले दोनों बिल्कुल सेम हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, इसमें से एक जीरो है, जिसकी वजह से ये डायगोनल मैट्रिक्स में चला गया है। नेक्स्ट आपके पास है 15 × 3, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 9 × 5 = 45। 45 1 टाइम और 45 1 टाइम, ये आ गया हमारे पास सिर्फ 1।
जब आपके पास ये वाला जो यूनिट मैट्रिक्स है, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जब आपके पास सिर्फ एक नंबर एक एलिमेंट आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। उसको आपने अकेला कंसिडर करना है, वो यूनिट मैट्रिक्स इसीलिए है। डी पार्ट में देखें 625 स्क्वायर रूट 625 किसका होता है, 25 का ही होता है, तो ये आ जाता है 25 डिवाइडेड बाई 25 जो इक्वल होता है 1 के। इसी तरह 17 प्लस 15 32 के इक्वल होता है, तो 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह 18 माइनस 19 माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 0 के। 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 9 होता है 3 के इक्वल, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास आ गया है 1 0 और 0 1। आपको मैंने यूनिट मैट्रिक्स पहले पढ़ाया था जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे। यहाँ पे ये देखें यूनिट मैट्रिक्स हमने तब पढ़ा था, और इसमें हमने कहा था कि जब आपके पास अकेला 1 आएगा, तब अकेला एक नंबर आएगा 1, तब भी आपने उसको यूनिट मैट्रिक्स कहना है। और अगर आपके पास इस तरह 1 1 1 या फिर 0 0, मतलब कि आपके पास डायगोनल में 1 1 आ रहा है, बाकी सारी जगहों पे 0 आ रहा है, तो आप उसको I2 कंसिडर करेंगे, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देखें ये यूनिट मैट्रिक्स है, आपका कंसेप्ट आप यूनिट मैट्रिक्स का भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 0 है, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 8। अब देखें इसमें दोनों क्या आए हैं, ये दोनों डायगोनल्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ये वाले 0 हैं, इसका मतलब है ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये 8 8 0 0 होता तो फिर ये क्या होता, ये डायगोनल मैट्रिक्स में चला जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड करना है, चेक करना है कौन सा है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो उसके अंदर नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। जब हम ट्रांसपोज लेंगे ना, ट्रांसपोज होता है आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, वो अब हम जब करेंगे फर्स्ट पार्ट तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक को आपने याद रखना है, जब आपके पास ए ट्रांसपोज नेगेटिव में होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। यहाँ पे मैट्रिक्स के नेम के बारे में मैंने आपको बताया था, ए हो सकता है, बी हो सकता है। तो जब वो नेगेटिव होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक तब होगा जब वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जब वो सिंपल ए ट्रांसपोज होगा। तो ये दो आपने जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब मैंने सबसे पहले लेना है ट्रांसपोज। कैसे लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने लिया ए, मैंने इसको कंसिडर किया ये ए है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपोज में आपने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल ये पहला कॉलम है ना, इसको आप रो में चेंज कर दें 5 2 3। इसी तरह ये दूसरे कॉलम को भी रो में चेंज कर दें 2 9 6। इसी तरह ये तीसरे को भी चेंज कर दें 3 6 3। अब ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आप रो या कॉलम दोनों लेते हैं तो आपका आंसर सेम आते हैं। देखें इस कॉलम को मैंने रो में चेंज किया ना, फिर भी आपकी रो कॉलम सेम है, ये वाले रो भी और ये कॉलम भी दोनों सेम है। इस तरह 296, ये देखें 296 और 296। इसी तरह 363 और 363 सारे ही सेम आते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल ए के इक्वल आया है, और ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, 0 -9 9 और 0, इसको भी चेंज करते हैं। इसको हम बी दे देते हैं नाम, कि बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा 0 -9 9 और 0। अब देखें इसके जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 0 9 9 0 सेम है ना, सिर्फ नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर इसका है और इसका पॉजिटिव हो गया है, यानी कि साइंस में इशू आया है नेगेटिव की वजह से ना। तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा, -b ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आया है, -b ट्रांसपोज के। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। जब नेगेटिव में होगा फिर आप स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, और जब पॉजिटिव में होगा तो फिर आप सिमेट्रिक बोलेंगे इसको।
अब इसको चेंज करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0 2 4, इसी तरह -2 0 2, इसी तरह 4 -2 और 0। अब देखें आपके नंबर सेम आए हैं 0 2 4 2 0 -2 2 0 -2 4 2 0 4 2 0 0 2 4 0 2 4 2 0 2 4 -2। सेम वही बात है, सारे के सारे आपके साइंस चेंज हुए हैं। पहले इसके इन दोनों के पास देखें साइन कोई नहीं था, वो साइन इनके पास चला गया, तो साइन की वजह से यानी कि नेगेटिव के साइन की वजह से तो इसको हम क्या कहेंगे -C ट्रांसपोज, और इसको भी क्या कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। डी पार्ट को करते हैं, इसमें हमारे पास आता है 0 -7 7 0। सेम वही बात है, इसको भी साइन का इशू है, तो ये आ जाएगा डी ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है, और ये आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट इसका पार्ट करते हैं 0 -5 -5 0, ये आ जाएगा 0 -5 -5 0। अब देखें इसमें साइन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे साइन पहले थे वैसे ही साइन अभी भी लगे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या होगा ई का ट्रांसपोज पॉजिटिव के इक्वल है, तो ये आ जाएगा सिमेट्रिक। तो यहाँ तक देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। राइट अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का आपने जो है दोनों का 3 ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि रोज भी और कॉलम्स भी। और आपने ये भी बताना है कि एक आपने सिमेट्रिक खुद से लिखना है, ठीक है, एक सिमेट्रिक लिखना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है सिमेट्रिक किस तरह होता है, स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में से भी कोई भी एक ऐसा 3 ऑर्डर वाला उठा के याद कर सकते हैं और फिर उसको लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐसा यहाँ पे लिया है जिसकी रोज और कॉलम दोनों सेम हो, यानी कि ये दोनों मैंने सेम रखे हैं, इस तरह ये दोनों सेम रखे हैं और ये दोनों सेम रखे हैं। अब देखें इसको जब मैं ट्रांसपोज लूँगी, ए ट्रांसपोज लूँगी, तो ये आ जाएगा 9 2 3। इसको इस रो को कॉलम में लिख रही हूँ, ठीक है, तो 2 5 4 3 4 1 दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ये ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आया है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमारे पास आता है ये स्क्यू सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसके साइंस में इशू है। अब देखें साइंस में कैसे इशू आता है। 0 सबसे पहले मैं ना ये कॉलम्स को रोज में कर रही हूँ, ठीक है, तो 0 -4 -5 आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं कॉलम को रोज में कर रही हूँ 4 0 और -6 5 6 और 0। अब देखें मैंने कॉलम्स को रोज में किया, अब आप रोज को पढ़ें 0 4 5 0 4 5 -4 0 6 -4 0 6 -5 -6 0 -5 -6 0। अब इस तरह करके पढ़ लें, ये मैंने इस तरह किए ना, अब आप इस तरह करके पढ़ लें 0 4 5 0 -4 5 -4 0 6 4 0 -6। सारे साइंस चेंज हो रहे हैं, 5 -6 0 -5 -6 और 0 माइनस का साइन का इशू है। इसका मतलब है ये हमारे पास आता है -B ट्रांसपोज के इक्वल, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और इसी तरह हमारी जो आज की वीडियो और आज की एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।